हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं चौथा चैप्टर क्लास 7 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का। 3 चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है और उसको आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं चैनल के। साथ ही दोस्तों, क्लास 6 का भी ज्योग्राफी का एनसीईआरटी पूरा कवर हो चुका है एक बेहतरीन नोट्स के साथ। तो आप लोग इसको अच्छे से ज़रूर देखिए और इसका नोट्स जो है इसको देखकर आप लोग खुद का नोट तैयार करते चलिए। पीडीएफ के भरोसे नहीं रहिए। बार बार मैं कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूँ कि पीडीएफ दे दिए सर, लेकिन बात है कि मात्र आपको 15 से 20 मिनट लगेगा और अगर इसका नोट बना लेंगे तो आपको आगे काफ़ी हेल्प होने वाला है। रिवीजन में भी हेल्प होगा और जब किसी चीज़ को अगर लिख के पढ़ते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा कनेक्ट होता है और ज़्यादा याद होता है। तो इसीलिए लिखने पर भी जोर दिया करें पढ़ने के साथ साथ, ठीक है। ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, एक एक चैप्टर हम कराते चल रहे हैं। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे वायु के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी कुछ यहाँ से देखने को मिलता है। क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। हमारा जो पृथ्वी है दोस्तों, चारों तरफ से क्या है, वायु की घनी चादर से घिरी हुई है और इसे ही हम लोग बोलते हैं वायुमंडल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर ही निर्भर है। सभी जीवों को वायुमंडल से ही क्या प्रदान होता है, तो सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है वायुमंडल, और सूर्य की किरणों के आने वाली हानिकारक प्रभाव से भी हमारी रक्षा करता है। तो वायुमंडल क्या करता है, हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, साथ ही सूर्य की किरणों के जो हानिकारक प्रभाव है उससे हमें रक्षा करता है। इसीलिए इसे सुरक्षा की चादर कहा जाता है, ठीक है। यदि यह सुरक्षा की चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं। मतलब अगर वायुमंडल न हो तो सूर्य की किरण इतनी गर्मी देगी कि हम लोग जल के राख हो जाएंगे, और रात के समय अगर वायुमंडल न हो तो रात में इतना ठंड लगेगा कि हम लोग जम सकते हैं। तो इसीलिए वायुमंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे हम वायुमंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पृथ्वी के तापमान को यह रहने योग्य बनाता है, ठीक है, जिससे कि जीवन यहाँ पर संभव हो सके, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वायुमंडल का संघटक। वायुमंडल में कौन कौन से गैस पाए जाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम लोग वायु का उपयोग सांस लेने के लिए, और जितने भी जीवित प्राणी हैं सभी लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं सांस के रूप में, चाहे प्राणी भी हो तो वो भी ग्रहण करते हैं। वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है। जो वायु है जिसको हम लोग सांस लेने के लिए ग्रहण करते हैं, वह कई गैसों का मिश्रण होता है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसी 2 गैस है जिससे वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग होता है। मतलब सबसे ज़्यादा भाग वायु नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ही होता है, जिसमें नाइट्रोजन 78% और एक ऑक्सीजन जो है दोस्तों 21%। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 99% इसी से हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिला के। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये सब भी गैस है जो कि कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। चित्र 4.1 में दिखाया गया है, देखिए। अब यहाँ पर देखिए कार्बन कितना है, तो 0.03%, आर्गन 0.93%। कई बार आपको पूछ देता है कि पृथ्वी वायुमंडल में कौन सी गैस ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है या आर्गन ज़्यादा है। तो देखिए, ध्यान रखेंगे, आर्गन जो है दोस्तों ये है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03%। तो यहाँ पर आर्गन जो है दोस्तों वो ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में, और इसको ध्यान रखना है, कई बार फंस जाइएगा। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो सबको याद रहता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन का भी प्रतिशत आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अन्य सभी गैसों को मिलाकर मात्र 0.04% है, ठीक है, जिसमें हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, ओजोन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब गैस पाया जाता है। इसकी मात्रा काफ़ी कम है, 0.04%, ठीक है। तो 3 नंबर पे हो जाएगा कौन, सबसे ज़्यादा हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा क्या, ऑक्सीजन। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों आर्गन, और आर्गन के बाद हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके बाद जो भी, ठीक है। तो इस क्रम को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कौन सी गैस ज़्यादा है, ठीक है। आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ देता है और बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। तो वृत्त रेखा में ये दिया गया है, हम लोग देख ही रही है सबका प्रतिशत। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाया जाता है। नाइट्रोजन का जो मात्रा है वायु में सबसे ज़्यादा है,
पाई जाने वाली गैस है और हम सांस लेते हैं तब फेफड़े में कुछ नाइट्रोजन भी हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि हवा में सब कुछ घुला हुआ है और ज़्यादा तो ऑक्सीजन ही है। तो जब हम लोग नाइट्रोजन ही है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े में नाइट्रोजन भी पहुंच जाता है और उसे बाहर निकाल देते हैं। लेकिन उसको हम लोग वैसे ही बाहर निकाल देते हैं, लेकिन परंतु पौधे को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। हम लोगों को नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है, प्राणी को, लेकिन पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं क्या आप जानते हैं। ये करके दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैल रही पृथ्वी से विकिरण ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ रहेगा ऊष्मा वहाँ पर ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये ऊष्मा को बढ़ा देता है, टेम्परेचर बढ़ा देता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये पृथ्वी पर रोककर इसे पृथ्वी के विकिरण ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, CO2 को। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाएगी कि रहना असंभव हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ना रहे तो धरती क्या हो जाएगा, काफ़ी ठंडा हो जाएगा और हम उस पर रह नहीं पाएंगे। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, आवश्यक है। ठीक है, किंतु जब कारखाना कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ जाता है, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो पृथ्वी का तापमान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इसी को क्या बोलती हैं, भूमंडलीय तापन बोलते हैं, या इसी को इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। ठीक है, तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई जो बर्फ है, ठंडे प्रदेश सबसे कौन सा है, तो देखिए जो ध्रुवीय प्रदेश है, जो पृथ्वी का आकार इस तरीके से है और ध्रुव पे सबसे ज़्यादा बर्फ देखने को मिलता है। तो जब पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण, तो ध्रुव पे जो बर्फ जमे है दोस्तों वो पिघलना शुरू हो जाएगा, जिसके परिणाम ये होगा कि समुद्र का जल स्तर में धीरे धीरे वृद्धि हो जाएगा, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाएगा। तटीय क्षेत्र जो समुद्र के किनारे जो क्षेत्र है वहाँ पर बाढ़ आ जाएगा, और दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन, और इसके मतलब दीर्घ काल में मतलब लंबे समय में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से क्या हो जाता है, हमारे जलवायु में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु लुप्त हो सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, भूमंडलीय तापन ज़्यादा होगा तो कुछ जो पेड़ पौधे हैं और पशु है लुप्त हो सकता है गर्मी के कारण। तो ये था पहला पेज। ठीक है, इसका नोट्स देख के एक बार हम लोग रिवीजन कर लें। इसमें हम लोग क्या पढ़े, तो वायुमंडल पढ़े। वायुमंडल क्या होता है, तो हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल से हमें क्या मिलता है, तो सांस लेने के लिए हमें वायु प्रदान करता है वायुमंडल, और सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमको रक्षा करता है। पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाता है कौन, तो वायुमंडल। वायुमंडल न रहेगा तो दिन के समय में टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा सूर्य का कि हम लोग जल के राख हो जाएंगे, और रात के समय में इतना ठंडा पड़ेगा कि हम लोग जम सकते हैं। इसलिए हमें रहने योग्य बनाता है कौन, तो वायुमंडल बनाता है। वायुमंडल का संगठन हम लोग संगठक देख लिए कि कौन कौन सा गैस कितना है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन है 21%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, और उसके बाद आर्गन है 0.93%। इसका ऑर्डर थोड़ा वो कर लीजिएगा, आर्गन हो जाएगा 3 नंबर पे, ठीक है, और 4 नंबर पे हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, 1 नंबर पे नाइट्रोजन मात्रा में, और 2 नंबर पे ऑक्सीजन। ठीक है, 0.93% है, आर्गन जो हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद अदर जितने भी है हीलियम नियॉन ये सब 0.04% में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देख ले, तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन, उसके बाद हो जाएगा ऑक्सीजन, उसके बाद हो जाएगा क्या, तो आर्गन, और उसके बाद हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद बहुत सारा जो भी गैस है वो आ जाएगा। तो इस क्रम को जरूर ध्यान रखेंगे, और खासकर आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला। आर्गन की जो है वो ज़्यादा है वायु में, आर्गन की मौजूदगी, और कार्बन डाइऑक्साइड कम है आर्गन से। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक देती है और ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसलिए CO2 को क्या बोलते हैं, तो ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और इसके बिना धरती क्या हो जाएगी, ठंडी रह जाएगी। इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में जब ज़्यादा वृद्धि हो जाती है तो इससे क्या हो जाता है, भूमंडलीय तापन देखने को मिलता है। ठीक है, और इसका प्रभाव ये होता है कि ध्रुवीय प्रदेशों पर जो बर्फ जमा हुआ है वो पिघलना शुरू हो जाता है, जिससे समुद्र का जल स्तर में काफ़ी वृद्धि होता है, और हमको कई बार ये जब लंबे समय तक देखने को मिलता है तो जलवायु परिवर्तन भी देखने को मिलता है। तो नोट्स आप लोग इसी तरीके से बनाएंगे, अपना नोट्स बनाते चले, और इस तरीके से जब नोट्स बना लेंगे तो आप लोग को काफ़ी फायदा होगा एग्जाम टाइम में, और आप इसको रिवीजन करेंगे तो आपको
एग्ज़ाम टाइम में कम समय में इसको रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल का ग्रोथ संभव नहीं है, आप लोग भी सपोर्ट करिए। और हम भी आपको इसी तरीके से ज्योग्राफी के बाद हमने सोचा है कि साइंस भी आपको अच्छे से करा दिया जाए, और TRE 3 से पहले हम साइंस को भी कवर करा देंगे NCERT। ठीक है, तो आपको साइंस में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरा कंप्लीट है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पर्यावरण का भी हमने काफ़ी हद तक कंप्लीट किया हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसको भी देखिए। उसके बाद बिहार स्पेशल में हम लोग हिस्ट्री को कवर किया है। ठीक है, बिहार स्पेशल में जो बिहार का हिस्ट्री है उसको कवर किया है, और उस वीडियो को करने के बाद आप प्रीवियस ईयर जो BPSC का 2-3 बार एग्जाम हुआ है टीचर वाला, उसको लगा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि 90% क्वेश्चन आपको उसी क्लास से मिल जाएगा। तो इसलिए जितना भी क्लास है हमने उसे TRE 1 के समय ही कवर किया है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसी को पढ़ के हमने TRE 1 में सिलेक्शन भी लिया है। तो आप लोग भी जाके पढ़िए और आप लोग भी एक सीट कंफर्म कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। देखिए पौधा के बारे में हम लोग यहाँ देखे थे कि पौधे को जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन वो सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। जैसे हम लोग वायु से डायरेक्ट ऑक्सीजन लेते हैं सांस के रूप में, लेकिन वायु से डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेता है कौन? पौधा के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है, लेकिन वो कहाँ से? वायुमंडल से या वायु से नहीं लेता है। ये मृदा और कुछ पौधों की जड़ें में रहने वाले जीवाणु होते हैं। देखिए जिससे वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। ठीक है, तो मृदा से और कुछ पौधों की जड़ों में एक जीवाणु रहता है। इस जीवाणु का नाम है दोस्तों राइजोबियम। ये दोस्तों मोस्टली दलहन पौधे में पाया जाता है। ये वायु से क्या करते हैं? नाइट्रोजन को लेकर उसका स्थिरीकरण करके पौधे को प्रदान करते हैं, और उसको बढ़ने में ये काफ़ी सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से पौधा जो है नाइट्रोजन का उपयोग करता है। ठीक है, अब उसके बाद चलिए अब दूसरा गैस पढ़ेंगे हम लोग ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन दोस्तों वायु में प्रचुरता में मिलने वाली दूसरे नंबर की गैस है। ठीक है, इसका परसेंट कितना है? 21%। ठीक है, तो नाइट्रोजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में पाया जाने वाला गैस जो है वो ऑक्सीजन है। मनुष्य पशु सांस लेने के लिए वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, और हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो मनुष्य क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और हरे पादप जो है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, और ये संतुलन जो है दोस्तों बना रहता है। ठीक है, पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, और हम जो भी जीव जंतु और प्राणी हैं वो ऑक्सीजन को सांस के रूप में लेते हैं, जिससे हमारा एक संतुलन बना रहता है। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो ये संतुलन बिगड़ सकता है, लेकिन अगर हम लोग वृक्ष काट दें तो ये संतुलन बिगड़ जाएगा और ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आएगी, हमको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हमको क्या करना है? पेड़ पौधे का ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण करना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। ठीक है, आप लोग तो जानते ही हैं भोजन बनाता है कैसे पेड़ पौधे? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, और इसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी होती है। ठीक है, ऑक्सीजन वापस कर देते हैं, और इसका प्रयोग करके भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? वापस कर देते हैं। ठीक है, मनुष्य पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, और मनुष्य और पशु जो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मनुष्य और पशु द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादप द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो पादप के द्वारा प्रयोग किया जाता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादप द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे कि यह संतुलन बना रहता है। इसलिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। लेकिन यह संतुलन जो है दोस्तों कोयला या खनिज तेल आदि ईंधन के जलाने से गड़बड़ा जाता है। अगर आप लोग मान लो कोयला को जलाते हैं तो उससे क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, खनिज तेज को जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, तो जिसके कारण ये संतुलन क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। और मौसम आजकल तो आप लोग देख ही रहे हैं, इसका जो मेन कारण यही है कि जैसे समय पर वर्षा नहीं हो रहा है, गर्मी कभी ज़्यादा पड़ रही है तो कभी कम पड़ रही है, कहीं सूखा ज़्यादा पड़ रहा है, इस सब का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी। अगर ये संतुलन बिगड़ेगा तो इसी तरीके से वायुमंडल में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा और मौसम में भी परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जब वायु गर्म होती है तो फैल जाती है, ठीक है, और हल्की होकर ऊपर उठती है। मतलब जो गर्म वायु है वो हल्की होती है और वो हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, लेकिन ठंडी वायु जो होती है वो सघन और भारी होती है। उसी तरीके से ठंडी वायु जो होती है क्या होती है, सघन, मतलब डेंस होता है और काफ़ी भारी होता है, इसलिए नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। ठंडे वायु को नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है और गर्म वायु को ऊपर रहने की। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त हो जाती है। अब मान लीजिए किसी स्थान से गर्म वायु ऊपर की तरफ उड़ गया तो वहां पर जगह खाली हो जाता है और वहां पर क्या करता है, तो वहाँ उस जगह को भरने के लिए वहाँ पर मतलब कि क्या हवा तेजी से उधर जाती है और इसे ही वायु चक्र बोलते हैं और ये चक्र चलता रहता है। ठीक है, गर्म हवा हल्का होता है, ऊपर उठ जाता है और उसको भरने के लिए ठंडी हवा चलती है, जिससे क्या होता है, वायु चक्र देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पेपर कटिंग में ग्लोबल वार्मिंग और भूमंडलीय तापन के बारे में बताया गया है और भूमंडलीय तापन जो है आज के समय में सबसे गंभीर समस्या है। ठीक है, चलिए इसके नोट्स देख लेते हैं। तो देखिए कहाँ तक, तो इधर हम लोग देख लिए थे कार्बन डाइऑक्साइड तक। नाइट्रोजन के बारे में क्या क्या पढ़े हम लोग, तो नाइट्रोजन वायु में सबसे अधिक है, सर्वाधिक है, पौधे के लिए आवश्यक है। पौधा क्या करता है, डायरेक्ट वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं लेता है। ये कैसे लेता है, तो मृदा के द्वारा, और कुछ जीवाणु होते हैं जो पौधे के जड़ में पाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम की बात की है हम, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके और पौधे को देते हैं, जिससे पौधे का विकास होता है। मृदा तथा कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर पौधे का स्वरूप बदल देते हैं। ठीक है, तो वही बात है। ऑक्सीजन के बारे में हम लोग पढ़े थे। ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन मनुष्य और पशु को सांस लेने के लिए उपयोग करता है। सबसे ज़्यादा सेकेंड नंबर पे आता है गैस, सबसे ज़्यादा मात्रा में। एक नंबर पे जो है नाइट्रोजन है 78% और 2 नंबर पे 21% हम लोग देखे ही थे ऑक्सीजन है। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीजन की उत्पत्ति किसके द्वारा होता है, तो हरे पेड़ पौधे के द्वारा होता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके और ऑक्सीजन को मुक्त कर देते हैं, जिससे यह संतुलन बना रहता है। इसका संतुलन कब बिगड़ता है, जब हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे को काटते हैं, कोयला को जलाते हैं, या फिर गाड़ी से जो खनिज तेल को जलाने से जो गैस निकलती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ये संतुलन बिगड़ जाता है। तो इसी को दोस्तों भूमंडलीय तापन बोलते हैं। इससे तापमान में वृद्धि होता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग वायु चक्र क्या होता है। देखे थे हम लोग कि गर्म वायु हल्की होती है और यह वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां पर आ जाती है, जिससे वायु चक्र बोलते हैं। मान लीजिए कोई यहाँ पर कोई वायु है, यहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठ गई तो बगल से हवा चलती है, ठंडी हवा, और इसको तेजी से इसको भरने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है, एक वायु चक्र चलता रहता है। फिर ये भी गर्म होकर ऊपर चल जाएगा, फिर ठंडी हवा जाएगा, तो इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है। इसी को वायु चक्र बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे वायुमंडल की संरचना, काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगा लीजिए। और ये इसकी संरचना और इसके 5 परत से क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बुक में देखेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में। हमारा वायुमंडल 5 परत से बना हुआ है और 5 परत यहाँ पर देखिए दिखाया गया है फिगर में। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल, ये 5 परत है वायुमंडल का। ठीक है, और 5 को पढ़ेंगे, 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। पहला जो है दोस्तों क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल कहाँ पर है, तो देखिए हमारे पृथ्वी से देखिए, ये पृथ्वी से यहाँ तक 10 किलोमीटर तक, हमारे पृथ्वी से लेकर 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है वो क्षोभ मंडल है। और ये देखिए ये जो सीमा बनाती है ये है क्षोभ सीमा बोलते हैं। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर तक पृथ्वी से क्या है ऊपर जाएंगे तो ये है क्षोभ मंडल। और देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है दोस्तों 8,848 मीटर, मतलब 8.8 किलोमीटर लगभग माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। तो माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों पूछे किस मंडल में है, तो क्षोभ मंडल में ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इससे माउंट एवरेस्ट से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो क्षोभ मंडल खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए
क्षोभ मंडल के बारे में बात करें तो यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई जो है दोस्तों 13 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई की बात करें तो 13 किलोमीटर है और हम इसी मंडल में रहते हैं। हम लोग किस मंडल में रहते हैं? तो क्षोभ मंडल में रहते हैं। कोई भी पूछे कि आप लोग वायुमंडल की कौन सी मंडल में रहते हैं, कौन सी परत में रहते हैं, तो हम लोग रहते हैं दोस्तों क्षोभ मंडल में। और वायु भी दोस्तों सांस लेने के लिए हम जो लेते हैं ऑक्सीजन, वो भी क्षोभ मंडल से ही लेते हैं। ठीक है। मौसम की सभी घटनाएं जैसे वर्षा हो, कोहरा हो, ओला वर्षा हो, ये भी इसी परत पर। अब देखिए वर्षा हमको दिखता है, कोहरा भी दिखता है, ओला वर्षा भी दिखता है, तो ये सब चीज़ किस मंडल में होता है? तो क्षोभ मंडल में ही होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। क्षोभ मंडल से क्या क्या पॉइंट हो गया? तो इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर तक है। हम लोग जो निवास करते हैं क्षोभ मंडल में ही रहते हैं, वायुमंडल की परत है ये। ठीक है, उसके बाद सांस लेने के लिए हम लोग जो वायु लेते हैं ये भी क्षोभ मंडल से लेते हैं। मौसम की जितनी भी घटना है, चाहे वर्षा हो, कोहरा हो, ओला वर्षा हो, ये सभी दोस्तों क्षोभ मंडल में ही हमको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब अगला है दोस्तों समताप मंडल। समताप मंडल दोस्तों, अब देखिए क्षोभ मंडल को से ऊपर वाला जो भाग है वो है समताप मंडल। देखिए कलर चेंज है, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, 10 किलोमीटर से लेकर यहाँ 45 किलोमीटर तक दोस्तों ये पृथ्वी से समताप मंडल है और ये सीमा जो है दोस्तों ये समताप सीमा है। ठीक है, समताप मंडल क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या क्या इसमें है देखने लायक, तो उसको भी देखेंगे। क्षोभ मंडल के ऊपर भाग को समताप मंडल कहते हैं। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। बादल एवं मौसम संबंधी घटना के लगभग मुक्त है। तो क्षोभ मंडल में दोस्तों न तो बादल है और न ही मौसम संबंधी घटना देखने को मिलता है, इससे ये मुक्त है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थिति हवाई जहाज को उड़ने के लिए सबसे आदर्श है। तो क्वेश्चन पूछे कि हवाई जहाज को उड़ने के लिए सबसे आदर्श वायुमंडल का परत कौन सा है? तो समताप मंडल है। ठीक है, ठीक है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। ओजोन गैस की परत कहाँ पाई जाती है? तो ये भी समताप मंडल में पाई जाती है और ये सूर्य से आने वाली हानिकारक गैस और किरणों को रोकती है, खासकर पारावैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेंट जो रे है उसको भी ये रोकने का काम करती है, पारावैंगनी किरण को। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे। ओजोन परत और हवाई जहाज को उड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो समताप मंडल। ये दोनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अब देखिए समताप मंडल से ऊपर वाला जो है दोस्तों वो है मध्यम मंडल। मध्यम मंडल, ठीक है, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। ठीक है, समताप मंडल के ठीक ऊपर है और ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाली उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। मध्यम मंडल में आने पर अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड आता है वो इस कहाँ पर जल जाता है? तो मध्यम मंडल में आने पे जल जाता है। इसमें ये पॉइंट याद रखेंगे। उसके बाद है दोस्तों वायु वायुमंडल। देखिए वायु वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। यह है दोस्तों वायु वायुमंडल। और इसमें जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो वायुमंडल का क्या हो जाता है? तापमान बढ़ता जाता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है और 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो पूछे आयन मंडल कहाँ किसका भाग है? तो वायुमंडल का भाग है और ये 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रेडियो संचार। रेडियो संचार जो है दोस्तों ये आयन मंडल या फिर वायुमंडल में ही देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दिया जाता है, जिससे हम लोग सुन सकते हैं। तो संचार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल क्या है? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की काफ़ी पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं पाई जाती है। ठीक है, तो पूछ सकता है कि जो हल्की गैसें हैं जैसे हीलियम और हाइड्रोजन किस वायुमंडल के किस परत में होता है? तो हल्का है भाई तो सबसे ऊपर होगा, तो बहिर्मंडल में होता है। ठीक है, इसका सारा का एक बार नोट्स से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं और नोट्स को आप लोग इसको उतार भी लीजिएगा। पांचों परत की बात करें, सबसे पहले हम लोग क्षोभ मंडल पढ़े थे, जो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ऑक्सीजन इसी मंडल में रहते हैं और इसी मंडल से हम लोग सांस लेते हैं। क्षोभ मंडल में ही हम लोग निवास करते हैं। मौसम की जितनी भी घटना है ये सभी हमको क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख ही लिए, वर्षा, कोहरा, ओला वर्षा,
ये सारी चीज़ आपको यहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद है समताप मंडल। समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक और बादल और मौसमी घटना से बिल्कुल मुक्त है। यहाँ पर ना तो बादल हो देखने को मिलेगा, ना ही मौसमी घटना, इसीलिए हवाई जहाज को उड़ने के लिए काफ़ी आदर्श माना जाता है समताप मंडल को, तो इसको ध्यान रखना है। और ओजोन गैस की परत भी दोस्तों समताप मंडल में ही मौजूद है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैस और पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे है मध्यमंडल। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्यमंडल फैला है और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाली उल्कापिंड इस परत में आने के बाद क्या हो जाता है, जल जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों वायुमंडल देखे थे। वायुमंडल में क्या था, 80 से 400 किलोमीटर तक ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल जो है दोस्तों वायुमंडल का भाग है और रेडियो संचार की घटना जो है दोस्तों ये वायुमंडल के द्वारा ही हमको देखने को मिलता है और पृथ्वी से ये संचार का जो मेन माध्यम है यो वायुमंडल के इसी परत से होता है। ठीक है। आयन मंडल को भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद अंतिम है वायुमंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है और वायु की सबसे पतली परत है। हल्की गैस जो भी है हाइड्रोजन और हीलियम यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। ठीक है। तो इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे मौसम और जलवायु। मौसम के बारे में पढ़ेंगे तो मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र और गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। ठीक है। आर्द्र मौसम क्या होता है, मतलब जब बहुत पसीना आए तो उस समय हम लोगों को क्या होता है, बहुत चिड़चिड़ापन होता है, एकदम सूखा सूखा सा लगता रहता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बनाते हैं। दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम को हम लोग जलवायु बोलते हैं। तो देखिए मौसम और जलवायु में अंतर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मौसम क्या है, तो मौसम जो है दोस्तों वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और प्रतिदिन की स्थिति को बोलते हैं मौसम। लेकिन जलवायु क्या है, दीर्घ काल में, मतलब किसी लंबे समय में किसी स्थान की औसत जो मौसम होता है उसको बोलते हैं जलवायु। जब मौसम जो है दोस्तों तुरंत बोलेंगे आज का मौसम क्या है, लेकिन जलवायु क्या है कि मतलब किसी जगह पर अगर साल भर में किस तरीके का जलवायु रहा है उसको अध्ययन करने के बाद हम लोग जलवायु बता सकते हैं। ठीक है। अब अगला जो है दोस्तों वो हम लोग तापमान देखेंगे और ताप मापने का यंत्र देखेंगे। ठीक है। तापमान, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। हम लोग को जो तापमान टेम्परेचर गर्मी लगता है वो एक्चुअली क्या होता है, तो वायुमंडल का टेम्परेचर होता है। वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। तो वायु में जो ताप और जो शीतलता, मतलब जो ठंडापन और जो गर्मपन दोनों उपस्थित है, इसी को हम लोग क्या तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता है बल्कि ऋतु के अनुसार भी बदलता है। अब जैसे ठंडी ऋतु में आपको वायुमंडल का तापमान ठंडा दिखेगा, गर्मी ऋतु में गर्म दिखेगा। ठीक है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है, आप लोग जानते हैं शीत ऋतु से ज़्यादा गर्म होगा ही दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु नाम ही है उसका। ठीक है। अब देखिए आतपन क्या है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन बोलते हैं उसको। ठीक है। सूर्य से जो ऊर्जा आती है पृथ्वी पर और पृथ्वी उसको रोक लेती है उसको क्या बोलेंगे, आतपन, मतलब आया और उसको वापस नहीं किया। आतपन सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर घटती है। ध्रुवों की तरफ, जैसे ये मान ली पृथ्वी है और दोनों तरफ ध्रुव है, पोल है, भूमध्य और बीचों बीच भूमध्य रेखा है, तो ध्रुव की तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो आपतन या सूर्य ताप की मात्रा क्या होती है, तो घटती है। इस पॉइंट को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता है। ध्रुव की तरफ जाएंगे तो तापमान क्या होता है, घटता है और हमको वहाँ पर बर्फ देखने को मिलता है। ध्रुव पे क्या है, 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है। यहाँ पर कुछ यंत्र दिया गया है मौसम की जानकारी के लिए। पहला है दोस्तों तापमापी, ये तापमान को मापता है। उसके बाद है वायु दाब मापी, ये वायु दाब मतलब वायु को प्रेशर जो है उसको मापता है। उसके बाद है वर्षा मापी, यह वर्षा की मात्रा को मापता है कि कितना सेंटीमीटर वर्षा हुआ है। उसके बाद वात दीर्घदर्शी, ये फिगर जो दिख रहा होगा ये पवन की दिशा को दर्शाता है और इस तरीके से एंटीना टाइप का बना होता है। पहले आपको ये चीज़ काफ़ी देखने को मिलता था। ठीक है। तो इसमें हम लोग तापन उपन सब कुछ पढ़ लिए। चलिए नोट्स में हम लोग देखते हैं तापमान क्या है, तो वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिणाम को तापमान बोलते हैं। तापमान दिन रात और ऋतु के अनुसार बदलता है। वायु दाब क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब को वायु दाब बोलते हैं। ठीक है। ऊपर की ओर जाने से वायु दाब में तेजी से क्या होती है, गिर जाता है। यही कारण है कि कई बार जो
ऊपर जाते हैं तो इंक जो रहता है वो गिर जाता है जो वायुयान में, तो इसका मतलब पेन का इंक गिर जाता है, तो इसका कारण क्या है, वायु दाब में तेजी से गिरावट देखने को मिलता है। समुद्र की सतह पर वायु दाब जो प्रेशर है दोस्तों, वायु का जो दाब है, वायु का जो प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और ऊंचाई पर जैसे जैसे आते हैं वो घटता है। वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। पूछा जाए कि वायु कैसे बहती है, तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद पवन है। पवन क्या है, तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की जो गति होती है उसी को पवन बोलते हैं। पवन एक्चुअली है बहता हुआ हवा। ठीक है, तो वायु दाब हम लोग पढ़ लिए, इसमें कुछ और नहीं था, पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। पवन हम लोग पढ़ लिए, पवन कैसे बहती है ये भी देख लिए। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। अब देखिए पवन की प्रकार को देखेंगे। देखिए बुक को भी आप लोग पढ़ सकते हैं, बुक में कुछ ज़्यादा नहीं है, वही सब चीज़ है, तो हम यहाँ आपको समझा दिए हैं। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए। पवन 3 प्रकार का होता है, अस्थाई पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। अस्थाई पवन व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवन को बोलते हैं। ये वर्ष भर निश्चित दिशा में, मतलब एक ही दिशा में पूरे वर्ष चलती है, इसको बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं अस्थाई पवन। उसके बाद है दोस्तों मौसमी पवन। ये पवन ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। पूछा जाए कि कौन सी ऐसी पवन है जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती है, तो नाम से ही क्लियर है, मौसमी पवन। ठीक है, और भारत में जो है दोस्तों मानसूनी पवन है। ठीक है, मानसून से ही वर्षा होती है भारत में सबसे ज़्यादा। उसके बाद है दोस्तों स्थानीय पवन। यह पवन छोटे क्षेत्र में, अब देखिए स्थानीय है, लोकल है, तो छोटा क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलता है, इसलिए वो स्थानीय पवन बोलते हैं। स्थल और समुद्री समीर भी इसको बोला जाता है। उसके बाद देखेंगे लू क्या होता है, तो लू भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म और शुष्क स्थानीय पवन चलती है, इसको लू बोला जाता है। और खासकर अभी के समय में तो लू आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसी सब चीज़ के तीनों पवन के बारे में चर्चा की गई थी, तो इसको हम लोग देख लीजिए। और ये देखिए प्रमुख वायु दाब पेटी के बारे में बताया गया है। तो ये देखिए भूमध्य रेखा का क्षेत्र है, और यहाँ पर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन, और नीचे देखेंगे तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन देखने को मिलती है। ठीक है, और इसका ये दिशा दिया हुआ है। तो देखिए व्यापारिक पवन जो देखने को मिलती है भूमध्य रेखा के पास देखने को मिलती है। उसी तरीके से सनातन पछुआ पवन और ध्रुवीय पूर्वी पवन, ध्रुव के नज़दीक है तो ध्रुवीय, सनातन पछुआ पवन, देखिए ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, इस फिगर को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये इसके बाद यहाँ पर चक्रवात दिया गया है। चक्रवात काफ़ी तेज़ हवा आता है तो चक्रवात आता है, तो चक्रवात के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अच्छे से। अब यहाँ पर हम लोग आर्द्रता के बारे में पढ़ते हैं। आर्द्रता जो है दोस्तों वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता बोलते हैं। आर्द्रता क्या है, तो वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। आर्द्र दिन कब बोला जाता है, जब जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होता है, जिस दिन उसको बोला जाता है कि काफ़ी आर्द्र दिन है। इसमें कपड़ा सूखने में काफ़ी समय लगता है और पसीना भी नहीं सूखता है जब आर्द्र दिन होता है। जैसे जैसे वायु गर्म होती है जलवाष्प की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार अधिक आर्द्र हो जाती है। जैसे जैसे वायु गर्म होता है तो आर्द्रता भी बढ़ जाता है। जलवाष्प ऊपर उठता है और ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प ही जो है दोस्तों संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाता है, और यही जल की बूंद बादल इन्हीं जल की बूंदों का बना होता है, समूह होता है। जब ये बूंद अत्यधिक हो जाती है तो बादल संभाल नहीं पाती है, बादल तैर नहीं पाता है, और फिर ये वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है। ठीक है, तो देखिए वर्षा किस तरीके से हुआ हम लोग समझ गए। अब है हिमवृष्टि। हिमवृष्टि क्या होता है, तो बर्फ की वर्षा। तो पहाड़ी इलाका में आपको हिमवृष्टि देखने को मिलता है, बर्फ की वर्षा। ठीक है, यहाँ पर देखिए चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा और संवहनीय वर्षा, इसके बारे में बताया गया है। चक्रवाती वर्षा क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर गर्म वायु ऊपर की तरफ चल जाता है और बादल का निर्माण करता है बूंद बूंद से मिलकर, और फिर ये नीचे बारिश के रूप में बरसता है, फिर इस समय ठंडी हवा चलता है। उसी तरीके से पर्वतीय क्षेत्र में भी वर्षा होता है। आर्द्र वायु ऊपर जाके बादल बनाती है, और फिर ये जब काफ़ी ज़्यादा बादल की में जलवाष्प का बूंद हो जाता है तो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाते हैं। संवहन में भी उसी तरीके से होता है। तो ये सारा चीज़ आप लोग पढ़ लिए आज के चैप्टर में। मिलते हैं अगले चैप्टर में। आप लोग तब तक इसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। चैप्टर पर हैं तो ऑब्जेक्टिव भी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में हम क्लास का जो भी है क्लास 7 का जितना भी
ऑब्जेक्टिव है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इस सबको एक वीडियो में कवर कर देंगे। अभी आप लोग इसको खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।